Assalamu alaikum students. Hope you all fine. बस वही हुआ कि which was expected ही था कि वो कोई ना कोई इशू जो था वो नहीं था बरल, तो जो है जी लॉकडाउन बहरहाल कंसिस्टेंट हो गया। यही वजह है कि मुझे आज एक दो स्टूडेंट्स पहले फालतू नज़र आए थे, अब फिर कम होना शुरू हो गए हैं। अच्छा चले एनीवे जी। अच्छा बच्चों, अब इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं कि लास्ट डे मैं आपके साथ बात कर रहा था, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर बात हुई थी लास्ट डे आपके साथ। आज हम एचआर के फाइनल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपके साथ। ये रही स्लाइड्स, लेट्स शेयर हो गई जी आपके साथ स्लाइड्स। तो देखिए सबसे अहम बात जो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से टॉपिक अपना देखिए एचआर डेवलपमेंट का टॉपिक हमने शुरू करना है। हम इससे पहले बात कर चुके हैं लास्ट डे अप्रेजल पे, तो एम्प्लॉयज़ अप्रेजल पे बात कर चुके हैं। ये टॉपिक हमारा रहता था विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये टॉपिक हमने करना था। एचआर प्रैक्टिसेस जनरलाइज हैं ओवरऑल जो हमने डिस्कस कर ली थी। ये मोटिवेशन के टॉपिक मैंने इसलिए टच नहीं किए थे कि काफ़ी हद तक हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में इन्हें काफ़ी ज़्यादा टच कर लिया था। तकरीबन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी सारी उसमें कवर हो गई थी, लेकिन हम इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे यहाँ पे। इसी यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जब इसको शुरू करते हैं तो एक चीज़ जो है स्टूडेंट के जहन में आती है कि अगर सर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग क्या चीज़ है और डेवलपमेंट क्या चीज़ है और इनमें बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है। देखिए आम तौर पे अगर स्टूडेंट को सिंपली इस कॉन्सेप्ट को समझना हो तो सिर्फ एक बात ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि जो ट्रेनिंग होती है वो आम तौर पे ये होती है करंट जॉब पे फोकस करती है। अगर आपकी करंट जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग का जो नेचर होता है वो इमीडिएट होता है टाइम फ्रेम के अतबार से। जबकि जो डेवलपमेंट होती है ये आमतौर पे फ्यूचर फोकस ज़्यादा होती है, करंट का इससे ज़रा कम ही ताल्लुक होता है, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसका ताल्लुक ज़्यादा लॉन्ग टर्म से होता है। अब आपको ये समझने के लिए किसी एग्जांपल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बात जो है सिर्फ इतनी समझ आई होगी कि ट्रेनिंग करंट जॉब के लिए है और डेवलपमेंट फ्यूचर जॉब को फोकस करती है। और यकीनन यही बात समझ आई होगी कि जो डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म है और ट्रेनिंग जो है वो इमीडिएट है, या आप इसको आसान करना चाहो तो कह लीजिए कि शॉर्ट टर्म फोकस है। अच्छा, अब ये बात तो आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है। ये करंट जॉब फोकस है, वो फ्यूचर जॉब फोकस है। इतनी सी बात, कोई याद करने में कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, याद करने में मुश्किल बात नहीं है कि ट्रेनिंग करंट जॉब के लिए, डेवलपमेंट फ्यूचर जॉब के लिए। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म है, फ्यूचर लॉन्ग टर्म है, सॉरी डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किलात है। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है या हाँ, या जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो ये है कि इनको कॉन्सेप्चुअली कैसे आप समझें। देखिए अगर आप इनको कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं तो मैं आपको बड़ी सिंपल सा तरीका बताता हूँ या सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जिससे सारी बात क्लियर हो जाए। देखिए इसके अंदर जो मैं एक मिनट में दरवाज़ा बंद कर दूँ चूँकि नात ख्वानी की आवाज़ आएगी। जी, असल में हम जिस जगह भी जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है मसाजिद है, अल्लाह के घर हैं पास, तो थोड़ा बहुत वहाँ से आवाज़ आती रहती है, वह बरकत भी है। लेकिन बहरहाल पढ़ाते वक्त ज़रूरत होती है कि आवाज़ में थोड़ी खामोशी हो, तो इसलिए हमने थोड़ी खामोशी कर ली इस वक्त तरह। ठीक है जी, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो हम बात ये कर रहे थे कि ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म। ट्रेनिंग करंट जॉब, डेवलपमेंट फ्यूचर जॉब। अब एग्जांपल एक ऐसी दी जाए जिससे सारी बात क्लियर हो जाए। और मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, मोगा सर ने हमें क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है, बता नहीं रहे कि यार इनमें फ़र्क क्या है, कोई ऐसी एग्जांपल दे नहीं रहे। देखिए मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए एक स्टूडेंट है, उसने क्वालिफाई कर लिया MBBS। ठीक है जी,
وہ ڈاکٹر بن گیا, MBBS کر لیا اس نے, گریجویشن کر لیا اس نے میڈیکل سائنس میں. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ میڈیکل سائنس میں گریجویشن کر لیا ہے اور کل اس نے اپنی جاب سٹارٹ کرنی ہے, اگلے 1-2 ماہ میں اسے اپنی جاب سٹارٹ کرنی ہے ایز اے پریکٹیشنر ہاسپٹل میں. تو ہاسپٹل کو فوری طور پہ کنسرن ہوگا, جناب MBBS تو انہوں نے کر لیا ہے, کیا ان صاحب کو ایکس رے دیکھنا آتا ہے, کیا ان صاحب کو MRI دیکھنی آتی ہے, کیا ان صاحب کو کوئی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پڑھنی آتی ہے, کیا ان صاحب کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی ECG وغیرہ کی اگر رپورٹ آ جائے سامنے تو یہ دیکھ لیں گے, سمجھیں گے کیا ہے. تو یہ ہے امیجیٹ معاملہ, کیونکہ اگلے 1-2 مہینے میں انہیں ہمیں جاب پہ کھڑا کرنا ہے اور انہیں یہ چیزیں نہیں آتی تو یہ تو کام نہیں چلے گا. تو یہ ہے کرنٹ ایشو, یہ موجودہ جاب کا مسئلہ ہے, 1-2 ماہ کا مسئلہ ہے. تو بھائی یہاں پہ دینی پڑے گی ٹریننگ, یہاں پہ دینی پڑے گی ٹریننگ, ٹھیک ہے جی. اچھا, لیکن فرض کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نا میں نے تو آگے چل کے جو ہے وہ نیورو سرجن بن جانا. اب نیورولوجی جو ہے یہ کوئی 1-2 دن ہفتہ مہینے کی بات نہیں ہے بھائی, یہ تو پوری PhD ہے, پوری ایک ڈاکٹرائن ہے جو انہیں پڑھنی پڑے گی. تو یہ تو اگلے 3 سے 4 سال میں ان کو کرنی پڑے گی, 4 ایئرس پلس اس کے اندر لگ جانے ان کے. تو بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے, یہ جو معاملہ ہے یہ ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ ہاسپٹل نے MBBS ہائر کر لیا, لیکن انہیں ضرورت ہے اس وقت کرنٹ جاب میں ان سے کام لینے کی. تو کرنٹ جاب میں کام لینے کے لیے انہیں اسی وقت بندے کی ضرورت ہے, امیجیٹ ضرورت ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ امیجیٹ ہے, فوراً ہے, اسی جاب کا ہے, لہٰذا یہاں پہ کام کرے گی ٹریننگ. لیکن اگر یہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نیورولوجسٹ بننا ہے یا میں نے کارڈیالوجسٹ بننا ہے, تو بھائی نیورولوجسٹ بننا ہے یا کارڈیالوجسٹ بننا جو ہے یہ تو پھر اگلے 3-4 سال اور لگنے, اور پھر جا کے فیوچر میں یہ ایک اچھے دماغ کے یا دل کے ڈاکٹر بن جائیں گے. تو یہ جو معاملہ ہے ڈیولپمنٹ کا, اس لیے دیکھیے بڑا آسان سی بات ہے, اس کو انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ جی پروسیس آف پرووائڈنگ امپلائیز ود اسپیسیفک اسکلز پرووائڈ کرنی ہے, اور ہیلپنگ دیم کریکٹ دیئر ڈیفیشنسیز ان دیئر پرفارمنس. کو ان کی جو کرنٹ پرفارمنس ہے اس کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں انہیں دور کرنا ہے. تو یہ ڈیفیشنسی ہے نا کہ ایکس رے نہیں دیکھنا آتا, MRI نہیں دیکھنا آتا, ECG نہیں دیکھنا آتا, تو یہ کرنٹ معاملہ. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی تو یہ فیوچر معاملات ہیں. اس لیے ہم نے کہا ایفرٹ ٹو پرووائڈ امپلائیز ود ابیلٹیز پرووائڈ کرنی ہے آرگنائزیشن ول نیڈ ان فیوچر, جس کی فیوچر میں ضرورت پڑے گی, آج ضرورت نہیں ہے, مستقبل میں ضرورت ہوگی. تو لہٰذا یہ مستقبل کے معاملات ہیں, یہ فیوچر کے معاملات ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈفرینس ہے کس میں جی, ایک طرف ٹریننگ میں اور دوسری طرف کس میں جی, ڈیولپمنٹ میں. تو دس از واٹ دا بیسک ڈفرینس بٹوین ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو یہ بچوں سب سے پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ اب سمجھ آیا ٹریننگ کیا ہے اور ڈیولپمنٹ کیا ہے. تو آج اس کے بعد سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹس کے دیکھتا ہوں, میرے پاس اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت تعداد میں اٹینڈنس ہیں 14 اٹینڈنس ہے میرے پاس, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ بات کلیئر ہے آپ کو. تو حسیب کہہ رہے ہیں انڈرسٹوڈ ہے, حمزہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے آواز نہیں آ رہی؟ ہاں یہ بات ہوئی نا, ٹھیک ہو گئی بات, یہاں تک بات سمجھ آ رہی. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا بھی بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم کا ریکارڈڈ لیکچر اوپن نہیں ہو رہا. بیٹا یہ ریکارڈنگ والا کام بالکل مجھے نہیں پتا ہوتا. یہ سارا کوئی میرا خیال ہے کوئی ساؤنڈ انجینئر ہوئے گا یا ان کا کوئی اپنا سیٹ اپ ہوگا جو کرتا ہوگا, مجھے اس کا نہیں پتا. اور حمزہ اقبال آپ نے میرے ساتھ بات کرنی تھی, کال کرنی تھی آپ نے مجھے, اور مجھے اچھا تھیوریز کے اوپر کوئی لٹریچر بھی تھا, آپ نے کہا تھا میرے پاس کسی دوسری پروفیشنل باڈی کا میں شیئر کروں گا, وہ بھی آپ نے بات کرنی تھی میرے ساتھ. نہ آپ نے کال کی نہ بات کی ہے, اور آپ آن لائن آ کے سوال کر لیتے ہیں.
اور اگر کوئی چیز آپ میرے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے بھیج دیں گے آپ، تو وہ چیز مجھے بھیجا کریں تاکہ میں اس کو دیکھ لوں، پھر آپ کو بتاؤں کہ بیٹا یہ ریلیونٹ ہے، یہ ریلیونٹ ہے. ہاں؟ تو کال می، یو ہیو مائی نمبر. اف یو ڈونٹ ہیو مائی نمبر پلیز پک اٹ 0333 427317. ٹھیک ہے جی. آج میں 9:40 پہ آپ کی کال کا انتظار بھی کروں گا. تو آپ نے مجھے کال کرنی ہے اور پھر مجھے بتانا ہے یہ ساری بات کہ آپ کس حوالے سے سوال کر رہے ہیں اور کس تھیوری کی بات کر رہے ہیں، تاکہ میں انڈیویجولی آپ کی بات سمجھ سکوں. تو آپ سے تو گپ شپ کرنی تھی، آپ نے بھی کال نہیں کرتے ہیں. چلے ٹائم نہیں ہوگا، ابھی مصروف آدمی، کوئی بات نہیں، کر لیجیے گا، آج کر لیجیے گا، آج کر لیجیے گا، کل کر لیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا بچوں، دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انینیمس اٹینڈی ایک میرے دوست ہیں، بڑے عرصے سے آتے ہیں. میں بڑے عرصے سے انہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اپنا نام جو ہے نا صحیح کر لیں اپنی ڈیوائس پہ، تاکہ میں آپ کو پہچان سکوں، آپ کے نام سے آپ کو پکار سکوں. سوال بھی آپ نے کرنا ہے، نام بھی نہیں بتانا. اور مجھے لگتا بھی ایسے مشکل ہیں، تو پلیز یہ کر لو. پھر میرے سے سوال کرو گے، مجھے نام لینے میں آسانی ہوئے گی. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایچ آر آپ نے ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اپنی انوائرمنٹ میں. سوال بڑا اچھا ہے. دیکھیں بچوں، بات یہ ہے کہ میں اسی سوال کو چینج کر لیتا ہوں. دیکھیے ایک MBBS ڈاکٹر آیا تھا، اس کو فوری طور پہ ہمیں ایکس رے، MRI، ECG سکھانی پڑی، چونکہ ہمیں اسے ڈیوٹی پہ لانا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ بات تو آپ کو سمجھ آئی. ساتھ ہی میں نے کہا اگر وہ کہتا ہے کارڈیولوجسٹ بننا ہے، نیورولوجسٹ بننا ہے، تو اسے جو ہے وہ 3-4 سال لگیں گے. یہ ڈیولپمنٹ ہے. تو یہی مثال پکڑ لو کہ آج میرا ہاسپٹل ہے چھوٹا سا. میں نے اپنے انجینئر ٹاؤن میں ایک بیسک پریکٹس ہاسپٹل کھولا، چھوٹا سا، جو بخار کی دوائی دیتا ہے. اپینڈکس کا آپریشن نہیں کر سکتا، لیکن بخار کی، ملیریا کی، باقی چیزوں کی کر لیتا ہے. چلیں اپینڈکس کا آپریشن بھی کر لیتا ہے، چھوٹی موٹی سرجری بھی کر لیتا ہے. فیوچر میں میرا پلان ہے کہ 4 سال بعد میں نے اسے ایک کمپلیٹ ہاسپٹل بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا بنانا ہے؟ ایک کمپلیٹ ہاسپٹل بنانا ہے، جس کے اندر میں نے نیفرولوجی بھی کھول دینی، کارڈیالوجسٹ بھی کھول دینی، اینڈ میں نے اس کے اندر نیورولوجی بھی کھول دی. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ میں نے بنا دیے. تو آج ہی میں کچھ ڈاکٹر ہائر کر لیتا ہوں جو ساتھ ساتھ جاب کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ میرے خرچے پہ اسپیشلائز کرتے رہیں گے. اور میرے ساتھ ان کا ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہو گیا 15 سال کا. تو 15 سال وہ میرے پاس سروس کریں گے. اس کے اندر ان کی تعلیم کے خرچے بھی میں پے کروں گا، اور وہ سارا ہوگا. اور میرے پاس آفٹر کوالیفیکیشن 10 سال سروس کریں گے. اس کے اندر میں انہیں باہر جانے کی بھی اجازت دوں گا. تو یہ میرا فیوچر پلان ہے کہ فیوچر میں نے یہ کرنا ہے. تو ہر آرگنائزیشن کا اسی طرح فیوچر پلان ہوگا. تو جناب ان کو میں ڈیولپ کرواؤں گا، اور جب 4-5 سال بعد میں اپنی آرگنائزیشن کو آگے بڑھاؤں گا، ہاسپٹل کو، تو اس وقت مجھے باہر سے لوگ نہیں لینے پڑیں گے. میری اپنی HR اندر ہی ڈیولپ ہوئی ہوگی، اسی کو پکڑوں گا میں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دوں گا. کیا حال ہے؟ اب بات سمجھ آئی جی میری کہ فیوچر کے لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اچھا. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. میں آپ کا مائک آن کروں گا جب بھی، مطلب مجھے 4-5-6 منٹ میں، تو ہر وقت آن رکھوں گا. پھر میں آپ کو نہیں پڑھا پاؤں گا، پھر مشکل ہو جائے گی میرے لیے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کی بات بھی سنیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، مائک آن کر دیں گے آپ کو. اچھا بچوں، اب بات یہ ہے کہ کیا ٹریننگ دنیا میں انسانوں کی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، ٹریننگ ہر اس کی ہوتی ہے جس کی اسکلز میں کمی ہے. دیکھیے یہاں پہ بھی ایک ٹریننگ ہو رہی، دیکھا آپ نے کتنی انٹرسٹنگ ٹریننگ ہو رہی. ان بچوں کو کھانا پینا نہیں آتا تھا تو ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. اچھا، تو یہ بھی ہوتی ہے دنیا میں، ایسی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا بچوں، آگے چلتے ہیں. اب بات یہ آ گئی کہ دیکھیے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہر ڈیولپمنٹ نمبر آف ٹریننگز کا کمبینیشن ہوتی ہے، یا سمیشن ہوتی ہے، یا مجموعہ ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، پہلے ٹریننگ کی پھر چلیں گے ڈیولپمنٹ کی طرف بھی. تو سوال سب سے پہلے تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ٹریننگ کے بینیفٹ کیا ہیں؟ یہ تو پتہ چلے نا کہ واٹ آر دا بینیفٹس آف ٹریننگ. پھر ہم ٹریننگ پہ بات بھی کر لیں گے.
दूसरी चीज जो हमें पता चले वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ट्रेनिंग की नीड है। तो कोई नीड एनालिसिस का भी तरीका होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की नीड है, इसका भी तो कोई एनालिसिस होना चाहिए। अच्छा, फिर हमें ये भी डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस टाइप्स की ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, ऑन दी जॉब चाहिए, ऑफ दी जॉब चाहिए। फिर हमें कुछ लर्निंग फोकस थ्योरीज यानी एचआर थ्योरीज के वाले से भी बात करनी चाहिए इसके ऊपर। और फिर हमें बात करनी चाहिए डेवलपमेंट के मामला के, और फाइनली इवेल्युएशन के ऊपर। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करने से पहले ज़रा एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं जनाब, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेनिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग पॉलिसी। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इफेक्टिव ट्रेनिंग पॉलिसी का बेस हो सकती है? जी, आप ट्राई कीजिए, मुझे पूरी तरह आप पे एतमाद है कि आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना? तो हादिया ने सही जवाब दिया, बिलाल ने सही दिया। ना तक कि उमर, मैं समझता था कि सवाल जिसका लंबी स्टेटमेंट बन गई है शायद बच्चों से पिक ना हो, लेकिन बहुत अच्छा है, आप में से मोस्टली बच्चों ने पहचान लिया है। असल में बात ये कहता है ट्रेनिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। ये बात है ही गलत। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी एचआर की नहीं है, ये सबकी है। इट्स अ कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिविजुअल्स। तो ये बात गलत है, वैसे ही गलत है। ट्रेनिंग इज ऑल कास्ट नो क्वांटिफाइबल बेनिफिट, यानी सारी कॉस्ट ही है, क्वांटिफाइबल बेनिफिट नहीं, तो भाई इसको खत्म ही कर देना चाहिए फिर तो ये भी बात गलत। The important thing is to do lots of training, नहीं lots of training नहीं, required training। हर ट्रेनिंग की जरूरत हमें नहीं होती, हमें वो ट्रेनिंग करनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। ट्रेनिंग कैन बी एन इफेक्टिव सोल्यूशन टू सम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। ये है असल बात कि ट्रेनिंग सोल्यूशन है उन प्रॉब्लम्स का जो हमारी परफॉर्मेंस में आ रही हैं। दैट इज वाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बच्चों होगी आपकी, यहाँ पे हमने बात कर ली इसके बाद। अब बात आ जाती है कि इंडिकेटर्स ऑफ ट्रेनिंग नीड्स क्या है, कि आपको कैसे पता चलता है कि जी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हाउ वी केम टू नो। कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऐसे हालात हैं जो हमें बता देते हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि कोई स्टडी करते हैं और वो स्टडी हमें बताती है कि हमारे यहाँ जो है वो present actual level of competence and required level of competence, यानी वो कॉम्पिटेंस लेवल जो हमें रिक्वायर्ड है और वो कॉम्पिटेंस लेवल जो इस वक्त प्रिवेल करता है, इन दोनों के दरमियान एक वाजिया गैप मौजूद है। इन दोनों के दरमियान एक वाजिया गैप मौजूद है। ये गैप हमें इंडिकेट करता है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, यानी रिक्वायर्ड स्किल्स लेवल ये है। ठीक है जी। और इस वक्त जो हमारे पास जो है वो कॉम्पिटेंस लेवल यहाँ पे है, तो इसका मतलब यह है गैप है। तो जहाँ पे भी कोई स्टडी या कोई रिसर्च या कोई रिपोर्ट हमें ये बात इंडिकेट करती है कि हमारा रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड कुछ और है और हमारे पास जो स्किल्स हैं वो कुछ और हैं, और दोनों के दरमियान एक वाजिया फासला मौजूद है, तो हम ये तय करते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रेनिंग की अशद ज़रूरत है और हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये, यहाँ से हमें ट्रेनिंग का ज़रूरत का अंदाज़ा हो जाता है कि ट्रेनिंग चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि दुनिया में जब भी कोई वर्ड सामने आ जाए, कोई लफ्ज़ ऐसा सामने आ जाए जिसको आप कहते हैं चेंज, याद रखें एचआर में चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू टी एंड डी। चेंज बराबर होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। चेंज बराबर होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। जहां चेंज आएगी वहां ट्रेनिंग आएगी। वेयर एवर देर इज चेंज देर इज नीड ट्रेनिंग।
تو دنیا میں جہاں پہ بھی نیو ٹیکنالوجی آئے گی تو نیو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ چینج ہے. تو نئی ٹیکنالوجی کے لیے ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری آرگنائزیشنس کے اندر ایک اکاؤنٹنٹ ہائر کر لیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اچھا جی یہ اکاؤنٹنٹ جو ہے یہ بی کامر ہے جی، یہ اکاؤنٹنٹ جو ہے جی ایم کامر ہے جی. اچھا جی پھر اس کا مینیجر ہائر کر لیا جاتا ہے. اچھا جی یہ سی ایم اے کوالیفائڈ ہے جی، یہ مینیجر ہے. تو اچھی آرگنائزیشن ہے وہ سمجھتی ہیں کہ اچھا جی اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر بدلا ہے تو اب ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں سیورل آف ایئر گزر جاتے ہیں، ایک بی کامر بیچارہ وہیں پھنسا ہوا ہے، ایک ایم کامر بیچارہ وہیں پھنسا ہوا ہے. نہ کوئی اس کی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے، نہ کوئی اس کی پروموشن کا سلسلہ ہے، نہ کوئی اس کی ترقی کا سلسلہ ہے. بھائی کام کیسے چلے گا؟ کیا دنیا ایسے چل سکتی ہے؟ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ جس طریقے سے ہم ہماری لوکل فارمز لے کے چل رہی ہیں اس طرح سے تو دنیا میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک پراپر ٹریننگ سسٹم ہونا چاہیے، ایک پراپر ایگزیکیوشن سسٹم ہونا چاہیے. تو بہرحال تبھی اگر لوگ ڈیولپ ہوں گے تو آرگنائزیشن ڈیولپ ہوگی، اگر لوگ ڈیولپ نہیں ہوں گے تو آرگنائزیشنس بھی ڈیولپ نہیں ہوگی. لہٰذا یہ ضروری یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ٹیکنالوجی آئے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اسٹڈی یا ریسرچ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کا اسکل لیول کچھ ہو رہا ہے اور ہماری کمپیٹنس کچھ ہو رہا ہے، تو بھائی یہاں پہ ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہمیں اس چیز پہ گائیڈ کرتی ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی جہاں بدلے گی وہاں ٹریننگ دینا پڑے گی. لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو انڈیکیٹ کر دیتی ہیں کہ فرض کیجئے آپ کی آرگنائزیشن میں کچھ ایمرج کر رہے ہیں کریٹیکل انسیڈنٹس. یہ کریٹیکل انسیڈنٹس ہیں کچھ اس طرح کے کریٹیکل انسیڈنٹس ہیں کہ جیسے کوئی ورکر نے ایکسیڈنٹ کر دیا، کوئی پلانٹ کے دو والیوم آن ہوتے ہی نہیں، پریکٹیکلی اس نے آن کر دیا، بلاسٹ کر دیا، کسی چیز کو خراب کر دیا. اس طرح کے جو کریٹیکل ایونٹس ہیں یہ بھی ہمیں بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے یہ جو لوگ ہیں یہ اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں لیکن انہیں یوز کرنا آتا نہیں ہے، اس لیے یہ بار بار لوگوں کو چوٹ بھی لگ رہی ہے اور جو ہے وہ بار بار لوگ جو ہیں وہ حادثات کا شکار بھی ہو رہے ہیں. تو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اکوپمنٹ بدلا ہے تو ٹریننگ بھی کرو، اور اگر آپ ٹریننگ نہیں کرتے تو کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. لہٰذا کریٹیکل انسیڈنٹس بھی ہمیں گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو ایک بات تو یہ کہ اسٹڈیز ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ٹریننگ کی. دوسری چیز یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی جہاں آئے گی وہاں ٹریننگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جہاں کریٹیکل انسیڈنٹ ہونے شروع ہو جائیں گے وہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہمیں ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز اور ہے اگر ہم دیکھیں کہ جس کو ہم انڈیکیشن کہتے ہیں پریکٹیکلی، اور وہ یہ چیز ہے کہ جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ورکر نا چھٹیاں کر رہے ہیں، ایبسینٹیز ہے نا، کچھ انٹرسٹ کم ہو رہا ہے کام میں، یا جاب چھوڑ کے بھی لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی لیبر بھی چھوڑ کے جا رہی ہے اور کچھ لیک آف موٹیویشن بھی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کام ایک دم سے اپنے میننگ کھو گیا ہے. جو کام لوگ کر رہے ہیں سمٹمز یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا نا کام میں دلچسپی کو نظر نہیں آ رہی. اچھا ایک دم سے کام اپنے میننگ کو کھو گیا ہے یا کام اپنی اہمیت کو کھو گیا ہے. تو ایسی صورت میں ٹریننگ ایک دم سے برش اپ کر سکتی ہے کانسیپٹس کو، ایک دم سے کانسیپٹس کو شائن کر سکتی ہے اور ایک دم سے کام کو میننگ فل بنا سکتی ہے. تو اٹ کین میک دا ورک میننگ فل. اور جب کام میننگ فل ہو جاتا ہے تو پھر لوگ چھٹیاں نہیں کرتے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار کام کے میننگ کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ کام بورنگ ہوتا جا رہا ہے، تو کوئی ٹریننگ وغیرہ کرائیں تاکہ دلچسپی بڑھے. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے. تو دیکھیے اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں کچھ چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے. تو دو چیزیں ابھی تک میں نے کلیئر کی. ایک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ٹریننگ کیا ہے اور دوسرا نے بتایا ڈیولپمنٹ کیا ہے. میں نے آپ سے یہ بات کی کہ جو ٹریننگ ہے وہ ایک شارٹ ٹرم کام ہے اور آج کی جاب کی جو خامیاں ہیں اسے دور کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا معاملہ لانگ ٹرم کے ساتھ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ
एक लंबे अरसे का मामला है कि जब फ्यूचर में एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ख़ास स्किल की ज़रूरत पड़ेगी या ख़ास कैपेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो उसकी आज तैयारी शुरू कर दी जाए ताकि 2 4 5 साल बाद ये स्किल हमारे अंदर डेवलप हो चुकी हो। और एक हमने यहाँ पे बात की इंडिकेटर्स ऑफ ट्रेनिंग, हमने कहा जी रिसर्चिस रिपोर्ट से पता चलता है, और नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो पता लगता है जी कि हमें ट्रेनिंग चाहिए। कोई क्रिटिकल इंसिडेंट्स भी बता देते हैं कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और हमारा जो छुट्टियां करना है, काम में दिलचस्पी का कम होना है, इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब जहाँ तक सवाल है ट्रेनिंग के बेनिफिट्स का, तो जाहिर है ट्रेनिंग के यकीनी तौर पे बेनिफिट्स हैं, और कुछ आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इसके ऐसे बेनिफिट्स हैं जो प्रैक्टिकली बड़े इम्पैक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मंद है उसके लिए। और ऑब्वियसली इसका फ़ायदा एम्प्लॉय को भी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से अगर आप देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग को अगर आप देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब स्किल्स बेहतर हो जाती हैं तो आप ये मानेंगे कि इससे कॉस्ट जो है मिनिमाइज होती है, क्योंकि मटेरियल वेस्ट कम होता है, टाइम वेस्ट कम हो जाता है, और ये चीज़ें बचने से, मटेरियल वेस्ट कम होने से, इसी तरह जो है वो टाइम वेस्ट कम होने से ज़ाहिर है कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है, तो कॉस्ट आपकी कम होती है। इससे ट्रेनिंग पे कॉस्ट आती है, लेकिन ट्रेनिंग की कॉस्ट इसलिए बेयर की जाती है कि आगे आने वाला मुनाफा उससे कहीं ज़्यादा हो सके। तो लिहाजा ट्रेनिंग देने से कॉस्ट जो है हमारी बचती है, और इससे हमारे लेबर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा हो जाता है, यानी थोड़े वक्त में ज़्यादा काम, थोड़े मटेरियल में ज़्यादा काम, और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन, थोड़े वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसके नतीजे में वो जो इंसिडेंट हो रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी इशू पैदा हुआ है, वो काफ़ी हद तक ओवरकम हो जाता है, यानी एक्सीडेंट्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है कि आपके यहाँ एक्सीडेंट से होते हैं। और एक्सीडेंट अगर आप पर्टिकुलरली अपनी इन्वायरमेंट में समझें तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स होंगे तो ये चीज़ जो है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं रहेगी, बल्कि ये जो बात है ये आगे चल के मीडिया तक भी जाएगी, कोर्ट्स में भी जाएगी, लेबर कोर्ट्स में भी जाएगी। तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन का इमेज हिट हो जाएगा। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर इस तरह के मामलात पैदा ना हो, इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। इसके बाद हम देखते हैं तो यकीनी तौर पे एक मामला आ जाता है लेस नीड फॉर डिटेल सुपरविजन, रिड्यूस सुपरवाइजरी कॉस्ट। तो आपकी जो सुपरवाइजरी कॉस्ट है वो कम हो जाती है, आपकी जो है आपको डिटेल सुपरविजन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि काम सबको आ जाता है। तो आपने देखा होगा मैनेजमेंट में, आपने पढ़ा होगा कि एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है नैरो, जिसके अंदर एक सुपरवाइजर बहुत मुश्किल 5 लोगों को जो है वो सुपरवाइज कर रहा होता है। और आपको याद होगा पुराने जो एक्सपर्ट्स थे, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा फ्यूल का, मैक्स वेबर का, वो कहते थे कि 5 से ज़्यादा 6 से ज़्यादा वर्कर नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वर्कर वेल ट्रेंड है तो एक सुपरवाइजर जो है 25 से लेकर 50 वर्कर्स को टैकल कर सकता है। तो इस तरह एक सुपरवाइजर की कॉस्ट में, सुपरवाइजरी कॉस्ट में, आप 25 से 50 वर्कर्स को सुपरवाइज कर सकते हैं। तो ये इसका जो है ये यकीनी तौर पे एक एडवांटेज है जो आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन से कि इसका बेनिफिट। अब जहाँ तक सवाल है, अगर आप कहते हैं जी कि फ्लेक्सिबिलिटी की अगर आप बात करते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके लिए है कि ट्रेनिंग इंश्योर करती है कि एक वर्कर अगर मल्टी स्किल हो जाएगा, यानी उसे एक से ज़्यादा टास्क आ जाएंगे, तो सुपरवाइज़र ज़हनी तौर पे ज़्यादा टेंस नहीं होगा कि इस काम के लिए अलहदा बंदा, उस काम के लिए अलहदा बंदा, एक बंदा जो है मुख्तलिफ जगह पे इंगेज किया जा सकता है। इस तरह ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स अगर कम भी हो तो आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है, अगर आपके पास मल्टी स्किल लेबर है, आपके पास
मल्टी स्किल लेबर है, तो इसके अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये भी इसका एक यकीनी फ़ायदा है ऑर्गेनाइजेशन को। अब जहाँ तक सवाल है, अगर आप कहते हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि ट्रेनिंग देने से हमें एक और बेनिफिट ये होता है कि हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो ये बात हम तक महदूद नहीं रहती, ये पूरी मार्केट में खबर फैलती है कि जी फलां ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपने वर्कर्स को बड़ा अच्छा ट्रेन करती है। जैसे मैं एक दफ़ा पैकेजेस के किसी अफसर के साथ ट्रैवल कर रहा था कराची के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपका बहुत कम कभी देखा है कि पोस्ट आती हो कि हमें हायर पोस्ट के लिए बंदे चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि हमारा जो अपना सिस्टम है उसके अंदर हमारी जो सेशन प्लानिंग है वो इतनी अच्छी है कि हम पहले से ज़्यादातर लोगों को हम वहीं से उठा के ट्रेन करके अपनी की जॉब या की पोजीशंस पे भेज देते हैं। तो इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक करियर स्कोप बनता है। दूसरा ये कि हम जब किसी जॉब को अनाउंस करते हैं तो एक बड़ी तादाद में लोग एप्लीकेंट्स आते हैं, एक बड़ी तादाद में एप्लीकेंट्स आते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने की। उसकी वजह वजह ये कि तमाम एम्प्लॉयज़ को पता है कि यार अगर आज हमने इनके साथ काम किया तो कल जो है ये हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये, तो बाहर से लोग नहीं लिए जाते, अंदर से लोग तैयार किए जाते हैं। लेकिन यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हो गया, उमर भी कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा इसको जो है वो मैं जो है इसको थोड़ा सा आसान कर दें। तो मुझे पता है कि सक्सेशन प्लानिंग का टर्म आया है। सक्सेशन प्लानिंग असल में बेसिकली है प्रिपेयरिंग human resources own employees प्रिपेयरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज बिलीव ओन एम्प्लॉयज फॉर की पोजीशंस, अपने ही एम्प्लॉय को की पोजीशंस के लिए तैयार करना। तो मैं इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि कभी आपने देखा है कि किसी आर्मी का, चले पाकिस्तान आर्मी का, आपने इश्तहार देखा हो कि हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए? कभी देखा है? नहीं, कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अपने ही लोगों को तैयार करते हैं की पोजीशंस के लिए। वो अपने ही लोगों को प्रिपेयर कर लेते हैं की पोजीशंस के लिए, लिहाजा उन्हें बाहर से किसी बंदे को लेने की जरूरत ही नहीं। इसी को कहते हैं कि अपनी लेबर फोर्स को तैयार करो अपनी की पोजीशंस के लिए, इसे हम सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। अब बात यह है कि ये सक्सेशन प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो कैसे अंदाज़ा हो जाएगा जी कि ये इस पोजीशन के लिए हमारे पास बंदे मौजूद हैं, हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से? ऑब्वियसली उसके लिए दो ही काम किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जा रही है, लोगों को तैयार किया जा रहा है ताकि वो अगली पोजीशंस के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये खबर जब मार्केट में पहुंचेगी तो तमाम दुनिया में एक होता है ना कि एक आपका पॉजिटिव इमेज चला जाएगा, जिसकी वजह से हर कॉलेज में बैठा ग्रेजुएट या आप कह लीजिए हर कॉलेज में बैठा स्टूडेंट आइडियलाइज करेगा कि काश मुझे नेस्ले में जॉब मिल जाए, काश मुझे जो है वो पैकेजेस में जॉब मिल जाए, या मुझे प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जॉब मिल जाए, रैकेट एंड कोलमैन में जॉब मिल जाए, पेप्सी या कोक में जॉब मिल जाए। तो ये वो क्यों आइडियलाइज करता है? क्योंकि उसे पता है कि एक दफ़ा मैं यहाँ तक पहुँच गया तो फिर इसके बाद यहाँ मेरी ट्रेनिंग होगी, डेवलपमेंट होगा, आगे से मेरा करियर बूस्ट होना जो है ना वो कोई मुश्किल बात नहीं होगी, वो हो जाएगा। और जारी बात है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या मांगती हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन मांगती हैं अच्छी क्वालिफिकेशन। और इसी पर्पस के लिए आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और इसी पर्पस के लिए आप सीएमए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बात है कि सारा हमारा निज़ाम जो है वो इसी तरह चलता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस अपने ही रिसोर्सेज को डेवलप कर लेती हैं सक्सेशन प्लानिंग के लिए।
बिल्कुल ये इसी तरह से है, इसी डेवलपमेंट प्रोसीजर के अंदर ही हम उन की प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो कि की पोजीशन के काबिल होंगे। जैसे आर्मी में सारे सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे जाते हैं ना, लेकिन जब कैप्टन से आगे दौड़ शुरू होती तो वहीं पे जो तेज भागने वाले घोड़े होते हैं वो अलहदा कर लिए जाते हैं कि यार ये जो है ना, ये लोग आगे की पोजीशंस वाले हमारे प्लेयर हैं। तो उन प्लेयर को पर्टिकुलरली ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो तैयार किया जाता है ताकि आने वाले दौर में वो अच्छी पोजीशंस को होल्ड कर सकें। तो ये वो चीज़ आ जाती है, इसको आप कहते हैं। तो ये है आपकी सक्सेशन प्लानिंग और ये भी इसी का हिस्सा है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं तो मैं ज़रा पहले इसको निकाल तैयार होने आगे से बढ़ेंगे। तो बात ये है जी कि रिटेंशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो इसका मतलब है आगे आपकी डेवलपमेंट भी होगी। अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जा रही है इसका मतलब है कि आपकी आइंदा वाले दौर में प्रमोशन भी की जाएगी और आपको एक अच्छी पोजीशन पे प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर इस तरह की पोजीशन आपको मिली हुई है तो आप जॉब क्यों छोड़ेंगे? तो ऐसी सूरत में एक लंबे अरसे तक आप एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकेंगे, तो एम्प्लॉयज़ भी लंबे अरसे तक आपके साथ रहेंगे। अब ये है कि अगर आप कह दीजिए कि तो इस तरह एक लंबे अरसे तक हम एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं। तो ये है जिसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। ठीक हो गई जी बात। अच्छा दोस्तों, तो मैं असल में यही बात जो है कहनी चाह रहा था आप लोगों से, लेकिन ज़रा एक दफ़ा सम अप कर लीजिए सारी बात को कि ये भी इसके साथ इम्पोर्टेंट बात है कि ज़रा चूंकि हेडिंग ज़्यादा हो गए तो एक दफ़ा रिव्यू करें आप सारे को। पहली बात हमने क्या कही आपसे? पहली बात ये कही कि भाई, सॉरी यार, अजान की आवाज़ आ रही है, ज़रा 2 मिनट है।
अच्छा बच्चों, तो मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू करा देता हूँ सारा, चूँकि उसकी वजह ये कि बीच में अज़ान आ गई थी। मैंने कहा यार अज़ान हो जाएगी, नेकी का काम होता है, इसे सुनना चाहिए बड़े गौर से, और इसकी जवाब भी लाजमी देना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम कर रहे थे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि इसके बाद हम वेस्ट कम करेंगे, जिससे कॉस्ट बचेगी, और काम तेज करेंगे, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे हमारी। इससे हमें काम आ जाएगा, तो हम गलत इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेक्निक गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इंसिडेंट भी कम होंगे, एक्सीडेंट भी कम होंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी इशू भी बेहतर बेटर रहेगा। इससे सुपरवाइजर को हमें हर बात समझानी नहीं पड़ेगी, उसका समझाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस तरह एक सुपरवाइजर ज़्यादा वर्कर को कंट्रोल कर सकेगा। और जब हमें टास्क वैरायटी ज़्यादा आती होगी, काम ज़्यादा आएंगे, यानी मुझे एक से ज़्यादा काम दे सकते हैं, तो मैनेजर को ये भी ज़हनी तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और उसके साथ साथ फिर ये भी है कि हम आने वाले दौर में, फ्यूचर में, जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ेगी हाईली स्किल्ड लोगों की, उन्हें आज ही डेवलप करके तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि हम उसके ऊपर रिटेंशन भी कर सकते हैं, कि रिटेन भी कर सकते हैं इन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर मैटर करती हैं। अब इसके अंदर देखिए बाकी चीज़ों का भी फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे सिर्फ इसी को ही नहीं, एक दूसरी बुक में पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा था कि इससे चेंज मैनेजमेंट भी होता है, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को एक हालत से दूसरी हालत में लेके जाना है, तो आप पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने लोगों की स्किल्स को चेंज कर दें, तो इससे चेंज मैनेजमेंट हो सकती है। तो चेंज मैनेजमेंट वैसे एक अलग से सब्जेक्ट भी है, और आपने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा भी था कि ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन को एक हालत से दूसरी हालत में लेके जाने का मतलब है चेंज मैनेजमेंट। तो जाहिर है उसके अंदर टेक्नोलॉजी बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, तो स्किल्स की भी तो और ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके अंदर भी ये मदद करेगा। और ज़ाहिर बात है, अगर इतनी ज़्यादा अच्छी आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इससे आपका कॉर्पोरेट कल्चर जो है बहुत मुस्बत हो जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए एक रिलेशनशिप बिल्डअप होगा मैनेजर और वर्कर्स के दरमियान, और जो नई नई स्किल्स सीखेंगे ये एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक माहौल पैदा होगा, और एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, कि जहाँ पे इल्म सीखा जाता है, सिखाया जाता है, स्किल्स सीखी जाती हैं, शेयर की जाती हैं। तो इस तरह एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कम्पेटिटिव एडवांटेज ले जाएगी, कम्पेटिटिव एडवांटेज ले जाएगी। ये चीज़ें जो है इसको बहुत ज़्यादा वर्केबल और आगे लेके जाने वाली बनेगी। अब उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है मोटिवेशन। मोटिवेशन का जहाँ तक सवाल है, आप जो वर्कर्स हैं, बाकी लोग हैं, आपकी उनकी मोटिवेशन में भी इजाफा होता है, कि हमारे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन खर्च करती है, हमें नई चीज़ें सिखाती है, तो इससे दिलचस्पी भी बढ़ती है, और मोटिवेशन में भी इजाफा होता है वर्कर की। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा वर्केबल हैं और फ़ायदा मंद हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक चीज़, अगर इसको क्योंकि ट्रेनिंग से कुछ बेनिफिट होते हैं, तो चले ज़्यादा बेनिफिशियल सवाल का काम आपके लिए इंटरेस्ट, और आपको प्रमोशंस मिले। तो आपकी स्किल्स में इजाफा होगा। तो अगर आपकी स्किल्स में इजाफा होता है, तो यू मे हैव योर इंक्रीज योर स्किल्स, आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, तो इससे भी आपकी जो है वर्थ में इजाफा होता है। तो
वर्थ में इजाफा होता है तो फिर जाहिर बात है तरक्की होगी, इससे आपका रिन्यूमरेशन भी बढ़ेगा, यानी आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा। तो अगर देखा जाए तो इससे आपके काम की दिलचस्पी बढ़ेगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका काम, आपको प्रमोशन ज़्यादा मिलेगी, आपकी स्किल्स और वर्थ में इजाफा होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका रिन्यूमरेशन बढ़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको आगे ज़्यादा बेस्ट की तरफ लेके जाएंगी, ज़्यादा बेहतर की तरफ लेके जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें विल बी एड इन वैल्यू, ये आपके लिए एड इन वैल्यू होगी, इससे आपकी वैल्यू में इजाफा होगा। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को नहीं सिर्फ फ़ायदा, फ़र्द को भी फ़ायदा है कि उसका काम दिलचस्प हो रहा है, करियर प्रमोट हो रहा है, प्रमोशंस मिल रही है, स्किल्स बेटर हो रही है, रिन्यूमरेशन बढ़ रहा है, बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, और आपको क्या चाहिए। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है, दोनों के लिए तो विन विन कंडीशंस हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे ज़रा हम अपना मूड चेंज करते हैं कि चीज़ बार बार चल रही है, मिलती जुलती बातें हो रही हैं, चलें एक सवाल रखते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा जो है वो रिटेंशन लेवल भी पता चलेगा, और थोड़ा सा एक बार का मूड भी ज़रा चेंज होगा। यहाँ पे ऑल ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग लिखे हुए हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वन एक्सेप्शन है, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग लिखे हुए हैं लेकिन एक चीज़ एक्सेप्शन है, यानी सारे के सारे ट्रेनिंग के बेनिफिट है, एक नहीं है। अब वो हमें ढूंढना है कि वो एक्सेप्शन क्या है। तो मैं रिपीट करता हूँ सवाल को, सवाल ये है कि यहाँ बेनिफिट लिखे हुए हैं ट्रेनिंग के, और हमें उसमें से एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो बेनिफिट नहीं है, और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ, आप सोचिए और मुझे जवाब दीजिए, मैं कमेंट्स बॉक्स में देखता हूँ। आज इंटरनेट भी थोड़ा तंग कर रहा है मुझे, आई थिंक मैं जा तो बिल्कुल सही जा रहा था, सारा लेक्चर मज़े से चल रहा था, अब आके इंटरनेट तंग करने लग गया। अच्छा जी, तो देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो है अतीक हैं, गुलाम अब्बास हैं, इन्होंने सी ऑप्शन का है, मनवर का ऑप्शन ज़रा डिफरेंट है, उमर भी सी के हक में है, रुतबा भी, बिलाल भी, हादिया भी, ये बच्चे जो है सी ऑप्शन को सही कह रहे हैं। मैं भी इनके साथ राय मिला देता हूँ। उसकी वजह ये कहते हैं ना कि मेजोरिटी इज़ अथॉरिटी, तो चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो मेजोरिटी है वो अथॉरिटी बन गई है, या वो कहते हैं कि ज़्यादा तादाद में लोग हों तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं ये इस एंगल से नहीं कह रहा। एक्चुअली मामला कुछ यूँ है कि हम जो हैं इस इशू को इस तरह से देख रहे हैं, मामलात कुछ यूँ हैं कि हम इस इशू को कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि देखिए इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात तो हुई थी कि ट्रेनिंग होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एक बंदे को एक जॉब से दूसरी जॉब पे प्लेस करने में आसानी हो जाएगी कि यार इसके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, दोनों जगह काम कर सकता है। ये बात तो हुई थी आपके साथ। लेस नीड फॉर डिटेल ट्रेनिंग, ये बात भी आपके साथ हुई थी कि सॉरी, लेस नीड फॉर डिटेल सुपरविजन, कि आपको डिटेल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जारी बात है जब काम सारा आ जाएगा तो सुपरवाइजर को ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, ये भी बात हुई थी। सक्सेशन प्लानिंग की भी बात हुई थी। तो अगर आप ये तीन बातें सही सी ढूंढ लेते हैं जो हेडिंग थे एग्जैक्ट, तो जो गलती इस चीज़ को कहते हैं कि अगर किसी बंदे में एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा हो तो उसको दूसरे
जॉब जल्दी मिल जाएगी, उसको दूसरी जॉब जल्दी मिल जाएगी। जैसे जो है स्टूडेंट है, मैं कहता हूँ जी सलमान अली जो है इसकी एम्प्लॉय है, इसके हाई होने का मतलब पता क्या है? इसके हाई होने का मतलब भाई ये है कि सलमान जो है वो ज्यादा जल्दी दूसरी जॉब ले लेगा, देखता है मार्केट में अपना, इसको धड़ाधड़ जॉब ऑफर आने शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। तो आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं ये फिट है? बात ये है कि अगर मैं पैकेजेस का ट्रेनिंग मैनेजर हूँ, या मेरी अपनी यही फील्ड है, मैं ग्रुप मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो अगर मेरी अपनी भी यही फील्ड है और मैं यही काम कर रहा हूँ, तो भैया बात ये है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि जब उनका दिल चाहे जॉब छोड़ के दूसरी जॉब कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देती है डेवलप करने के लिए, स्किल सिखाने के लिए, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उसके एम्प्लॉयज उसे छोड़ के चले जाएं। लिहाजा ये थोड़ा अनएथिकल भी है, इससे हम इसको साइड लाइन कर देते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है फौरन दूसरी जॉब मिल जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल सिखाती है प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए। जाहिर है दूसरी जॉब के लिए तो स्किल्स नहीं सिखाई जाती ना किसी को, तो इसलिए सी जो ऑप्शन है वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपको सेंड भी कर दिया हुआ है। मैंने इसको इस दफ़ा मैंने लास्ट वीक में डिले हो गया था स्लाइड सेंड करने में, इस दफ़ा मैंने ये किया कि क्लास शुरू करने से पहले स्लाइड सेंड कर दी है ताकि आप लोगों को ये स्लाइड मिल जाए। अच्छा, अब जो बात आ जाती है, इससे आगे हम बात करते हैं, तो वो आ जाती है इस एंगल से कि बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या है, हमने अभी देखे हैं। तो ज़रा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी दिखा दूँ कि एम्प्लॉय की पोर्टफोलियो बढ़ती है जिससे उसकी वर्थ बढ़ जाती है, उसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है कि मुझे ये काम आता है, और उसके अंदर सेल्फ स्टीम बढ़ती है। और इसके साथ साथ ये है कि उसको सोशल बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, ट्रेनिंग है, जाहिर बात है अच्छे नेटवर्क मिलते हैं, कॉन्टैक्ट अच्छे बन जाते हैं, और जॉब में भी उसकी प्रमोशन होती है। तो ये है इसके हवाले से। अब यहाँ पे आके चैप्टर का एक हिस्सा मैं वाइंड अप कर देता हूँ, जिसके अंदर मैंने ये बताया कि ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, जिसके अंदर मैंने ये बताया कि ट्रेनिंग की नीड का अंदाज़ा कैसे होता है, और जिसके अंदर मैंने ये बताया कि ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है। तो यहाँ तक मैंने 3 गोल अचीव किए हैं। मैंने ये समझाने की कोशिश की है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, मैंने ये समझाने की कोशिश की है ट्रेनिंग की नीड्स क्या है, और मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या है। अब आगे मैं चलता हूँ, तो अब मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लानिंग की तरफ। तो इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर, कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है। यहाँ पे मैं बहुत मुख्तसर और ऐसे नोट्स के साथ आया हूँ कि एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो बुक्स होती हैं पूरी पूरी, उनको मैंने वो कहते हैं ना कि समंदर को कतरे में बंद करने की कोशिश की है। तो मैंने इसे महदूद किया है कि किसी तरह नोट्स ऐसे बने कि कॉम्पैक्ट हो जाए सारी चीज़। अच्छा, तो यकीनन मैं ये नहीं कहता कि आई एम परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट में, मैं सारी चीज़ें परफेक्ट तो नहीं कर पाता, इंसान हूँ, खामियां मेरे अंदर भी हैं। कोशिश पूरी होती है कि जो मैं बेस्ट डिलीवर कर सकूँ। तो इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें थोड़ी ज़्यादा पढ़नी चाहिए थी, तो मैं उससे कहता हूँ अच्छा भाई तुम मेरे साथ अलग से बात करो, हम बैठ के देखते हैं कि क्या ये वाकई काम की चीज़ है, तो ज़रूर ऐड कर लेंगे। क्योंकि हमारे कंटेंट्स के अंदर सब कंटेंट्स नहीं होते, टॉप कंटेंट्स होते हैं। तो जब सब कंटेंट्स कोर्स में नहीं होते, तो ज़रा देखना पड़ता है बुक्स एंड प्रीवियस स्टडीज से कि कितना आगे तक जाना है। तो समटाइम होता है कि कोई एस्पेक्ट शायद हम मिस कर दें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 2 स्टेप कम से कम आगे ले जाऊं, ताकि आपको कोई ऐसा एमसीक्यू पेपर में ना आ जाए जो आपसे हैंडल ना हो सके। कोशिश मेरी ये होती है, बस अल्लाह ताला मेरी जो मेहनत है उसे कबूल करे और आपका रास्ता आसान करे, और इसी रास्ते से मेरी इज्जत भी है और मेरी कामयाबी है। एक्चुअली आपकी कामयाबी ही मेरी कामयाबी, असल मसला तो ये है। इससे हम पार्टनर भी हैं ना जी, तो हमारी पार्टनरशिप इसी बुनियाद पे। तो बहरहाल जी अपनी बात पे वापस आते हैं कि हमें ट्रेनिंग की टाइप्स पढ़नी है। तो ट्रेनिंग की टाइप्स बड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी जो सब टाइप्स हैं उनको आगे ऊपर 2 मेजर कैटेगरी में रखा जाता है। एक को कहा जाता है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, और दूसरी को कहा जाता है ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। अब जो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आप जॉब पे ही होंगे,
آپ کام ہی کر رہے ہوں گے اور آپ کی ٹریننگ کر دی جائے گی. آپ جاب پہ ہی ہوں گے, آپ آن دی جاب ہوں گے اور آپ کی ٹریننگ کر دی جائے گی, یعنی آن دی جاب ہی آپ کو جو ہے وہ ٹریننگ دے دی جائے گی. جیسے کہ یہاں پہ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو آپ کا یہ چینا بھائی ہے, سوری یہ میں بول گیا چائنیز بھائی ہے آپ کا, یہ آن دی جاب جو ہے ایک سیٹلائٹ کنٹرول سکھا رہا ہے کسی بندے کو. لیکن سیٹلائٹ کنٹرول سکھا رہا ہے جبکہ آپ جاب پہ ہیں, تو اس کو آپ آن دی جاب ٹریننگ کہیں گے, یعنی مشین چل رہی ہے, اکوپمنٹ چل رہا ہے, کام ہو رہا ہے اور اسی دوران آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ اس ٹریننگ کا بڑا فائدہ ہے. فائدہ یہ جی کہ اس کی کاسٹ کم ہے, بہت کم کاسٹ آتی ہے, اور آپ پریکٹیکل ٹریننگ لیتے ہیں چونکہ آپ پریکٹیکل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, آپ کی ٹریننگ بھی پریکٹیکل ہوتی ہے. لیکن اس میں جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے, یعنی کر کر کے سیکھتے ہیں عملی طور پہ. تو پریکٹیکل ٹریننگ ہے, ایکچوئل ورکنگ سچویشن ہے, انوائرمنٹ بھی پریکٹیکل, کام بھی پریکٹیکل اور لیس کاسٹلی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب شروع میں کام کرتے ہیں تو ڈر ڈر کے کرتے ہیں, جس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی وہ نہیں ہوتی. دوسرا ٹائم پریشر ہوتا ہے, اور سارا ٹائم پریشر جا کے میموری پہ پڑتا ہے. ابھی سیکھو اور ابھی کر کے دکھاؤ, ابھی سیکھو اور ابھی کر کے سکھاؤ. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایرر ڈائریکٹلی افیکٹ کر دیتا ہے کام کو, کہ یہ بھائی نے اگر اس چائنیز بھائی نے اگر غلطی کی نا ایک بھی, تو دو جہاز آپس میں ٹکر ہو جانی, جہاں تک مجھے لگ رہا ہے, اللہ نہ کرے. تو غلطی ہو جائے گی تو گڑبڑ ہو جائے گی. وہ ایک بندے کو آن دی جاب ٹریننگ دیتے تھے کلرڈ کی, ڈائنگ کی, وہ ہوتے ہیں فیصلہ آباد میں ڈائنگ ہوتی کپڑے کی بہت زیادہ. تو وہ ایک غلطی کرتا تھا تو ایک رول پورا کپڑے کا اتنی تیز مشین سے ضائع ہو جاتا. لہٰذا وہ کہتے تھے پہلے کمپیوٹر میں آرام سے دیکھو اس کا کلرز کا کنٹراسٹ اور یہ وہ, اب تو سارا سافٹ ویئر بیس ہو گیا تو غلطی کم ہی ہوتی ہے. تو پھر اس کو لگاؤ. جب یہ مینول ہوتا تھا تب بڑی غلطیاں ہوتی تھیں اور تب بڑا لاس بھی ہوتا تھا اس میں. اچھا بہرحال نو ٹائم فار لرننگ, آپ کو میمورائز کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا. اب ہوتا یہ ہے کہ آف دی جاب ٹریننگ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے یہ جو بڑی آپی ہیں یہ لوگوں کو جاب سے اٹھا کے کلاس روم میں لے آئی ہیں اور یہاں لا کے جو ہے ان کو ٹریننگ دے رہی ہیں, اور ظاہر ہے یہ اپنی جاب سے دور آ گئے, تو اس کو ہم کلاس روم ٹریننگ بھی بے شک کہہ دیں. تو یہ ہے آف دی جاب ٹریننگ. اب جو آف دی جاب ٹریننگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں نا اس کے ایڈوانٹیج بن جائیں گے, اور اس کے ایڈوانٹیجز اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بن جائیں گے. مثال کے طور پہ دیکھیے, یہ لیس کاسٹلی تھی, یہ کاسٹلی ہو جائے گی. یہ پریکٹیکل تھی, یہ آرٹیفیشیل انوائرمنٹ ہو جائے گی. اور یہ لرننگ بائی ڈوئنگ تھی, یہ ناٹ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. اس کے اندر آپ پریکٹیکلی نہیں سیکھ رہے, کلاس روم میں سیکھ رہے. لیکن دوسری طرف اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے, مثلا لاس آف پروڈکشن, لیس پروڈکشن ہے, تو کہ نو افیکٹ آن پروڈکشن, نو ٹائم پریشر, نو افیکٹ آف ایرر آن ورک, اینڈ ٹائم فار لرننگ, آپ کو میمورائز کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے گا. اس طرح وہ ادھر جا کے اس کے ایڈوانٹیجز بن جائیں گے. اب آگے چلیں گے تو ٹائپس آف ٹریننگ کے اندر آن دی جاب ٹریننگ کی علیحدہ ٹائپس ہیں اور آف دی جاب ٹریننگ کی علیحدہ ٹائپس ہیں, جن کو ہمیں الگ سے دیکھنا چاہیے. لیکن آج کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ اتنا آپ ابزارو کر لیں تو کافی ہے. تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں, آپ کو تھوڑا ٹائم بھی دینا ہے, لیکن میں شروع سمجھا چکا ہوں کہ ان کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی کلاس نوٹس بناتے رہو, جو چیز میں بولتا ہوں نا اس کو تھوڑا تھوڑا نوٹ کرتے رہو, سارا کچھ سلائڈ پہ بیس نہ کرو. اور 15 منٹ میرا لیکچر ختم ہوتے ہی وہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لکھے ان کو دے دو, اور اس کے بعد جب اسٹڈی کا ٹائم آئے تو پھر سلائڈ پکڑ لو, بک پکڑ لو, یا جو بھی نوٹس میں دے رہا ہوں ان کو پکڑ لو, اور پھر اس کو تیار کر لو. پھر انشاءاللہ آپ کا پیپر کوالیفائی ہو جائے گا. تو یہاں تک آج ہم لیکچر رکھتے ہیں. آپ لوگوں کا فیڈ بیک لے لیتے ہیں کہ کتنا آپ کو سمجھ آیا ہے اور کس حد تک یہ بات کلیئر رہی ہے. میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں. جی تو محمد حسیب کہتے ہیں اچھا لیکچر تھا, بہت اچھا رہا. سعدیہ حبیب کہہ رہی ہیں, عمر کہہ رہے ہیں کہ کلیئر رہا, سارا واضح ہو گیا ہے. اور ویل ایکسپلینڈ, ریئلی انجوائڈ بائی غلام عباس, تھینک یو ویری مچ فار یور اپریسیشن. آپ لوگوں کا جو اپریسیشن ہے ایکچولی یہ میرے لیے بڑا کہتے ہیں فریش فروٹ ہوتا ہے,
اور کومل کہہ رہی ہے اٹس گڈ، اور انٹرسٹنگ لیکچر تھا رتبہ، اور نعمان کہہ رہے کہ کلیئر ہے سر، اور بلال احمد کہہ رہے کہ بہت اچھا لیکچر رہا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. میں کل آپ سے سوال پہلے لے لوں گا کیونکہ ابھی ٹاپک جاری ہے، تو پہلے آپ کے سوال کا آنسر کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہوگی بات؟ اور ایک صاحب ہیں جن سے میں نے کہا ہے کہ مجھے کال کرنی، تو وہ آج کال ضرور کریں. تو تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.